नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल तहरीर ऑनलाइन। मैं महबूब रब्बानी आपका खैर मकदम करता हूं अपने इस प्रोग्राम करवा सच में। सरकारी स्कूल के हालात क्या हैं, इससे आप और मैं क्या हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ़ है। खुद सरकार और हुकूमत भी इससे वाकिफ़ है, खुद हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भी इससे वाकिफ़ है, खुद हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग भी इससे वाकिफ़ हैं कि सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है, सरकारी स्कूल में क्या तालीम मिल रहा है, सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सरकारी स्कूल के हालात कैसे हैं। इनसे तमाम लोग वाकिफ़ है। मैं उस हालात से आज आपको ना तो सरकार को वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, ना तो आपको उससे वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। अगर आप सरकारी स्कूल के हालात से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो आप खुद अपने बच्चों से पूछें जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। शायद आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, मगर आपने कभी उनसे सरकारी स्कूल के हालात के बारे में कभी ना पूछा होगा और ना ही खुद स्कूल में जाकर स्कूल के हालात का जायज़ा लिया होगा, और ना ही कभी खुद हेडमास्टर से मिले होंगे, और ना ही खुद कभी किसी सरकारी स्कूल के टीचर से मिलकर किसी भी तरह का सवाल किया होगा। यह गलती आपकी नहीं है सर। मैं जानता हूँ कि आप दो वक्त की रोज़ी रोटी में इस कदर परेशान हैं, इस कदर बदहाल हैं कि आपके पास उतना वक्त ही नहीं है कि आप जाकर किसी से सवाल करें, और ना ही दिमाग में ये बातें आती भी होंगी कि आप इन सब सवालों के बारे में सोचें। खैर, ये सोचने का काम मुझे दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपका ये काम बहुत अच्छे से करूँगा। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते तो आप किसी पड़ोसी के बच्चे से पूछें कि सरकारी स्कूल के हालात क्या हैं, वो ज़रूर बता देंगे। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आप सरकारी स्कूल का अंदाज़ा इन्हीं बातों से लगाएं। सरकारी स्कूल में ना तो किसी सरकारी एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ता है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर्स का बच्चा पढ़ता है, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करने वाले बच्चों के औलाद पढ़ते हों, ना एमपी या एमएलए, छोड़ दीजिए एमपी एमएलए को, सर आपका काउंसलर का बच्चा भी शायद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। खैर, ये तो थी सरकार में सरकारी लोग। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते होंगे। अगर हेड मास्टर की बात करें या हेड मिस्ट्रेस की बात करें तब तो उनके बच्चे हरगिज़ भी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना खुदकुशी कराने के बराबर है। शायद इसीलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, या वो ये जानते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा आला तालीम मिलता है, और चूँकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ा कर ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं और ज़्यादा अपने बच्चों को कोई तोहफा नहीं देना चाहते, शायद उनको ये लगे कि ये करप्शन है, शायद इसीलिए भी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाते होंगे। खैर, ये उनका अपना ज़ाती मामला है, वो समझे, उनका काम समझे, उनका भगवान उनका खुदा समझे। हमारा काम ये है कि हम सिर्फ उन्हीं सवालों को उठाएं जिनका ताल्लुक़ हमसे हो, जिनका ताल्लुक़ हमारे समाज से हो, जिनका ताल्लुक़ हमारे आवाम से हो। खैर, आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो स्कूल के हालात के बारे में नहीं। सर, आप थक चुके हैं ये जानकर कि स्कूल में पंखा होता है तो लाइन नहीं, लाइन होता है तो पंखा नहीं। आप ये जानकर थक चुके हैं कि सरकारी स्कूल में ना तो टीचर्स होते हैं, ना तो वक्त पे क्लासेस होते हैं। सरकारी स्कूल में ना तो बाथरूम का इंतज़ाम सही होता है, ना तो बाल्टी होता है, लोटा होता है, ना तो कहीं पानी होता है। पीने का पानी का इंतज़ाम तो छोड़ दीजिए सर, कभी कभी पीने वाला पानी के हौज में चूहा मरा होता है तो कहीं गिरगिट तो कहीं छिपकली। और सर, आप तो सुनकर अच्छी तरह से थक गए होंगे कि मिड डे मील खाकर कितने लोग अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। खैर, आज हालात के बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। आज जो मुझे बातें करनी है वो ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो भी गरीबों को हुकूक दिए गए हैं, क्या हुकूमत उन हुकूक को पामाल कर रही है? क्या स्कूल के हेड मास्टर्स, स्कूल की कमेटी उन हुकूक को पामाल कर रही है? आगे बढ़ने से पहले ये जानते चलें कि आखिर ये बला है क्या। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये किस चिड़िया का नाम है और इससे अवाम का मसाइल कैसे जुड़ा हुआ है? खैर, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की ऑफिशियल वेबसाइट mhrd.gov.in/rte में अगर आप जाएं और देखें तो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलेंगी, और फिर आपको समझ में आएंगी कि हमारा सरकार, हमारी हुकूमत कितनी अच्छी है, हम गरीबों का कितना ख्याल रखती है। वो बात और है सर कि वो कानून हमारे इलाकों के स्कूल में नाफिज हो या ना हो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बनाया गया और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट का जो सारा लब्बो लबाब है वो ये कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल, यानी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में सरकारी स्कूल में तालीम मिलना चाहिए। अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी क्लास 8 तक, उम्र 6 से 14 साल तक होनी चाहिए। और तालीम का मेयार जो है वो क्लास 1 से लेकर के, अगर किसी सरकारी स्कूल में क्लास 1 से पहले भी अगर एडमिशन हो रहा है तो वो वहाँ से लेकर के आपका क्लास 8 तक बिल्कुल फ्री मतलब बिल्कुल फ्री।
फ्री मतलब कि आप एडमिशन के नाम पे या किसी ट्यूशन फी के नाम पे या किसी डेवलपमेंट फी के नाम पे या किसी और फी के नाम पे, लाइब्रेरी फी के नाम पे, जिस भी नाम पे आप बच्चों से 1 रुपया भी नहीं ले सकते। यानी आप अगर अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आप अपने बच्चों के पीछे 1 रुपया भी सालाना खर्च नहीं करेंगे। मुफ्त में इनको किताबें मिलेंगी, मुफ्त में ड्रेसेस मिलेंगे, मुफ्त में उसको मिड डे मील मिलेगा और मुफ्त में उनको पूरा तालीम क्लास 8 तक मिलेगा। आपको 1 रुपया भी एडमिशन फ़ी के नाम पे नहीं देना है। मगर सवाल यह है कि क्या ऐसा होता है? क्या ये सच है कि ऐसा होता है? क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला के नाम पर, एडमिशन फ़ी के नाम पर, ट्यूशन फ़ी के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर पैसे नहीं देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, मत दिया कीजिए। सरकार ने तो आपको कहा है बिल्कुल नहीं देने के लिए, लेकिन अगर देते हैं तो ये बिल्कुल बुरी बात है। आपको सोचना चाहिए कि आप क्यों देते हैं। क्या ये पैसा देना आपका हक है? बिल्कुल भी आपका हक नहीं है सर, बिल्कुल भी आपका हक नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में फ़ीस दिया करें। अगर आपके बच्चे क्लास 8 के दरमियान है तो बिल्कुल भी आपका हक नहीं है, ये आपका हक नहीं है कि आप स्कूल को फ़ीस दिया करें। सरकार ने अगर आपके बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त तालीम बनाया है तो आपका तालीम बिल्कुल मुफ्त ही होना चाहिए। अब रहा ये सवाल कि स्कूल को मेंटेनेंस करने के लिए स्कूल के पैसे कम हो जाते हैं, स्कूल के पास फंड कम हो जाती है, इसलिए वो 240 रुपये क्लास 8 तक लेते हैं। तो ये स्कूल का और ये सरकार का अपना मामला है। स्कूल और सरकार को ये झगड़ा, ये लड़ाई लड़ने दीजिए। आवाम इसके लिए क्या कर सकती है? आवाम, गरीब आवाम उसका बोझ अपने सर पर क्यों ढोएगी? जिस मुल्क में 53 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल कैटेगरी में रहते हों, जिस मुल्क में 7,000 लोग डेली भूख से मरते हों, जिस मुल्क में 19 करोड़ लोग डेली रात को भूखे सोते हो, उस मुल्क में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी तरह का फीस देना, बिल्कुल देना भी कानूनन जुर्म होना चाहिए सर, लेना भी कानूनन जुर्म तो है ही है। किस मुंह से आखिर स्कूल ये बच्चों से ये फीस लेती है सर? अगर ये फीस लेना ही था तो फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जैसा कानून बना करके कानून का उल्लंघन, कानून को मजाक बनाने का ज़रूरत क्या था? अब रहा सवाल ये कि अगर स्कूल का अपना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कि वो मैनेजमेंट का फंड क्राइसिस की वजह से वो बच्चों से फीस लेते हैं, तो सर आप आवाम से चंदा लीजिए, आप आवाम से डोनेशन लीजिए, आप आवाम के पास आइए, ना कि उन बच्चों के पास कंपलसरी एडमिशन के नाम पर पैसा लिया करें। आप हुकूमत के पास जाएं, आपका मेंटेनेंस कम हो रहा है, अगर आपकी सैलरी नहीं आएगी तो क्या आप हुकूमत के पास नहीं जाएंगे? क्या आप सरकार के अगेंस्ट में केस नहीं करेंगे? क्या आप हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं खटखटाएंगे? सर अगर आपका सैलरी रोक दिया जाए तो आप ज़िंदगी भर पता नहीं अमेरिका, यूएन तक पहुँच जाएंगे, WHO तक पहुँच जाएंगे, आप कहाँ कहाँ नहीं पहुँचेंगे। मगर जब सरकार से गरीब बच्चों का हुकूक की बात आती है तो आप कहीं भी नहीं जाते हैं, बस उसका हल निकालते ये कि सारा ठेकरा फोड़ो गरीब बच्चों के सर पे। अब बेचारा मजदूर इंसान अपने बच्चों को फ़ीस कैसे अदा करेगा? वो रिक्शा चलाने वाला वो फ़ीस कैसे देगा जो हर रोज़ खुद ये सोचकर सोता है कि पता नहीं कल क्या होने वाला उसके साथ? खैर, ये स्कूल का अपना प्रॉब्लम है, स्कूल का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, स्कूल कमेटी के प्रॉब्लम है, स्कूल का हेड मास्टर्स का प्रॉब्लम है, स्कूल का टीचर इंचार्ज का प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार से, हुकूमत से मांगे, ना कि गरीब बच्चों से फ़ीस लिया करें। उसके अलावा सर क्लास 8 के बाद 9 और 10 में सरकारी स्कूल का फ़ीस किसी स्कूल में 2,000, किसी में 2,300, 2,500। अब सोचिए वो गरीब इंसान अपने बच्चों को क्लास 9 और 10 पढ़ाने के लिए फ़ीस कहाँ से ला करके देगा? उनके पास तो 200 रुपये नहीं होते जमा, वो 2,000 रुपये कहाँ से ला करके दे? इसी से तंग आकर के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, माँ बाप पढ़ाई छुड़वा देते हैं और फिर मुस्तकबिल गटर में मिल जाती है सर। फिर किसी कारखाने में मजदूरी या किसी बड़ा फैक्ट्री में ज़िंदगी फिर जन्म बन गई। सो बड़ा मेहरबानी, अगर स्कूल को चलाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सर आवाम के सामने आया जाए। कमेटी को चाहिए कि वो पब्लिक से मदद मांगे, लेकिन इसका सारा सॉल्यूशन का हल बच्चों के फ़ीस पर ना थोपे। अगर हो सके तो अपना सैलरी से कुछ कम कटवा लिया करें। अपना सैलरी से अगर कुछ कटवा करके मेंटेनेंस के नाम पे दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। ना तो गरीब बच्चों का तालीम छूटेगा और ना आप भिखारी बन जाएंगे। और इसके अलावा दूसरा रास्ता ये होता है सर कि हर सरकारी स्कूल को भाड़ा दिया जाता है। आप जब इस सरकारी स्कूल को शादी ब्याह में देते हैं भाड़ा में, उस पैसे का इस्तेमाल स्कूल का जो प्रॉब्लम है उसमें करें और स्कूल और जो फ़ीस अप टू क्लास 8 तक जो फ़ीस का मेयार है उसको बिल्कुल बंद कर दें। और 9-10 के लिए जो भी स्कूल का फीस लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, उसको कम से कम कर दें। इससे क्या होगा कि लोग अपना तालीम का सिलसिला हरगिज़ भी नहीं छोड़ेंगे, वो स्कूल ड्रॉप आउट कम होंगे और कम से कम क्लास 10 तक
बआसानी पहुंच जाएंगे। और जब क्लास 10 तक बआसानी पहुंच जाएंगे सर, तो फिर एचएस करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा और फिर ग्रेजुएशन या मास्टर्स और पीएचडी तक भी वो आराम से पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि हुकूमत के साथ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल कमेटी, स्कूल का सदर, स्कूल के टीचर्स, स्कूल का हेडमास्टर, स्कूल का प्रिंसिपल, सब लोग अगर चाह ले कि वो गरीबों की गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं दिल से, तो एक ही रास्ता है कि उनके लिए तालीमी मियार को बेहतर से बेहतर किया जाए और बिल्कुल मुफ्त से मुफ्त किया जाए, वरना गरीबी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, गरीब तंग आकर खुदकुशी करते रहेंगे और फिर एक दिन गरीब ख़त्म हो जाएंगे सर। मगर याद रखिएगा कि अगर गरीब ख़त्म हो गए तो फिर ना गरीब रहेंगे तो ना सरकारी स्कूल रहेगा सर, ना फिर आपका सैलरी आएगा सर, ना आपके बच्चे अमीर बन पाएंगे, ना आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बन पाएगा। इसीलिए कम से कम अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने बच्चों की खातिर दूसरों के बच्चों पर रहम कर दें। इस कानून में जो दूसरी सबसे अहम बातें कही गई हैं वो ये कि प्राइवेट स्कूल अगर वो सरकार से फंड नहीं ले रही है और अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, तो एक नॉर्मल जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्कूल है और स्पेशल स्कूल है। स्पेशल स्कूल मीन्स केंद्रीय विद्यालय या फिर आर्मी स्कूल वगैरह वगैरह। तो अगर वो नॉर्मल स्कूल, जनरल स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, सरकार से उसको फंड नहीं मिल रही है, तो भी आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक उस स्कूल में 25% यानी 25% बच्चे गरीब होंगे, बैकवर्ड क्लासेस से होंगे और उस स्कूल को उन 25% बच्चों को एडमिशन लेना पड़ेगा इंडक्शन क्लास में, यानी जिस क्लास से उस स्कूल में पढ़ाई शुरू होती है। अगर क्लास 1 से शुरू होती है तो क्लास 1 में, और अगर क्लास केजी नर्सरी से शुरू होती है तो केजी नर्सरी में 25% बच्चा गरीब तबके से लाजमी है कि वो एडमिशन ले। प्रॉब्लम ये है कि हम गरीबों को ये पता ही नहीं होता है कि प्राइवेट स्कूल में भी हमारे बच्चे बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं, गरीबी स्कूल में। इसलिए हम प्राइवेट स्कूल में जाते भी नहीं हैं और अपना हक मांगते भी नहीं हैं। और प्राइवेट स्कूल के ओनर्स, प्राइवेट स्कूल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो माशाल्लाह इतने रहमदिल इंसान होते हैं कि वो कभी बताते ही नहीं हैं अपने इलाकों में। वो इस तरह कानून को अपने स्कूल का गेट के सामने कभी पब्लिक के सामने ऐड करते ही नहीं है। वो इतने माशाल्लाह इतने रहमदिल होते हैं कि उनको परवाह ही नहीं है कि ये कानून, इस कानून के तहत किसी गरीब का बच्चा आकर उस प्राइवेट स्कूल में पढ़े। अब जो 25% बच्चा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसका जो भी खर्च है वो सालाना खर्च सरकार उस प्राइवेट स्कूल को देगा। सर, आप अगर प्राइवेट स्कूल चलाते हैं तो आपका तो अपना कुछ खर्च होता नहीं है, वो 25% बच्चे का सारा खर्चा सरकार देगी। इससे क्या होगा कि गरीब बच्चे आला से आला तालीम प्राइवेट स्कूल में भी ले सकेंगे। इसके अलावा अगर इस तरह का कोई प्राइवेट स्कूल है जिसको सरकार की तरफ से फंड मिलता है, तो जितना परसेंटेज साल में उसको फंड मिलेगा स्कूल में जो भी अखराजात हैं उनके लिए, उतना ही फीसद, उतना ही परसेंटेज बच्चे को, गरीब बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल में तालीम देना लाजमी है। खैर, कानून तो बनते हैं और कहीं रद्दी के भाव में तो कहीं किताबों में दफन हो जाते हैं और कहीं पे सिर्फ पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, आज इस एपिसोड को करने का जो वाहिद मकसद था वो सिर्फ यही था कि सरकारी स्कूल बच्चों से किसी भी तरह का फ़ीस लेना बंद करें। गरीब आवाम अपने बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में तालीम दें सरकारी स्कूल में। आप एक भी पैसे अपने बच्चे के तालीम के पीछे क्लास 8 तक बिल्कुल भी खर्च ना करें। उन पैसों को बचा कर रखें, क्लास 9-10 में काम आएगा। उन पैसों को बचा कर रखें, बच्चों के हेल्थ के ऊपर में खर्च करने में काम आएगा। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको चाहिए कि वो 25% गरीब बच्चे लें और अपना जो उसका अखराजात है वो सरकार से वसूल करें। गरीब आवाम को भी चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल में जाकर इस कानून के तहत अपना हक मांगे। आप किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, आप भी अपना हक मांगने जा रहे हैं। और हक और भीख में फ़र्क ये होता है कि भीख मांगने से मिलता है और हक छीनने से मिलता है। जब तक कि गरीब इंसान अपना हक छीनने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक कि ये अमीर लोग, ये कैपिटलिस्ट स्टेट में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में आपको हक नहीं मिलेगा। इसलिए आज से भीख मांगना बंद, आज से हक मांगना बंद, हक छीनने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आप बिल्कुल पुलिस के पास कंप्लेन करें, आप बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर्स के पास जाएं। आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप वहाँ कंप्लेन करें। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री को कंप्लेन करें। अगर स्टेट मिनिस्ट्री कोई काम नहीं कर रही है, आप मरकज़ी वजीर से इसकी शिकायत दर्ज करें। स्कूल की शिकायत के लिए स्कूल इंस्पेक्टर बनाएगी, आप स्कूल इंस्पेक्टर का तलाश करें और वहाँ पे शिकायत दर्ज करें। जिस दिन आप ये सब करना शुरू कर देंगे, आपके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी, आपके बच्चे भी आला से आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस दिन आपके बच्चे आला से आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो गए, उस दिन से आपका जनरेशन बदल गया, आपका नस्ल बदल जाएगा, आपके घर की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। आपके बच्चे उन रईस बच्चों के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे जिनके साथ
उनका रेस लगा है और जिनके साथ रेस में अक्सर वो हार जाते हैं। इसके अलावा जो भी एनजीओज मुस्लिम मोहल्ले में, खास करके गरीब के इलाकों में जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि सरकारी स्कूल पर नज़र रखें, सरकारी स्कूल से रब्ता रखें, वहाँ आना जाना करते रहें, स्कूल का जायज़ा लिया करें और स्कूल का डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम करें। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन हज़रात से गुजारिश है कि जिस सरकारी स्कूल में गार्जियन एसोसिएशन नहीं है वहाँ पे गार्जियन एसोसिएशन बनाएं और गार्जियंस हमेशा मिला करें और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल से सवाल करें, स्कूल के हालात पर गौर करें और स्कूल के हालात का जायज़ा लिया करें। जब तक कि आपका प्रेशर सरकारी स्कूल के टीचर्स पे नहीं पड़ेंगे, स्कूल के मैनेजमेंट पर नहीं पड़ेंगे, कम्युनिटी पर नहीं पड़ेंगे, तब तक के वो लोग हरकत में नहीं आएंगे और स्कूल के हालात को ना तो बेहतर करेंगे, ना तो वहाँ का तालीमी मेयार को बेहतर किया जाएगा। शिकायत तो इतनी भी आती है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स वक्त पे ना तो क्लास लेते हैं और अगर कोई भूले भटके क्लास आ भी जाते हैं तो अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ही अपना वक्त मोबाइल पे ही गुजार देते हैं, चाहे वो गेम खेल कर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे सेल्फी लेकर लगाने से हो। खैर, ये भी आप जायज़ा लें सरकारी स्कूल में कि वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि आज के दिन में बिना कंप्यूटर के आपका बच्चा तरक्की नहीं कर सकता, आपका बच्चा किसी भी काम के लायक नहीं बन सकता। इसलिए सरकारी स्कूल में अगर कंप्यूटर क्लास नहीं हो रही है तो आप सरकारी स्कूल में विरोध करें, आप कंप्लेन करें और वहाँ पर जैसे भी हो, चाहे किसी का सर फोड़ के हो, चाहे किसी का पैर तोड़ के हो, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन को कंपलसरी लाया जाए, वरना आपका बच्चा किसको जिम्मेदार समझेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको कि आपने उसे सरकारी स्कूल में डाल दिया लेकिन कभी स्कूल का जायज़ा नहीं लिया, या फिर उस स्कूल के मास्टर्स को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरे ढंग से ईमानदारी से नहीं निभाई, या हुकूमत को जो बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लापरवाह होकर सिर्फ वोट की खातिर हुकूमत बनाते और गिराते रह गए। और उर्दू अकेडमी, खास करके वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से हमारी गुजारिश ये है कि आप उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल, आप उनका जायज़ा लें, आप उनको देखें और वहाँ के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। जनाब, आप इसलिए तो नहीं बनाए गए सिर्फ आप मुशायरा करें और रात भर अवाम को जगाएं और स्टेज पर किसी से कपड़ा फड़वाएं, किसी से शर्ट फड़वाएं और सिर्फ ववाई लूटे, सीटी बचवाएं। इसके लिए तो सिर्फ आप नहीं बनाए गए, आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के हालात क्या चल रहे हैं। जब उर्दू मीडियम स्कूल रहेंगे ही नहीं तो फिर उर्दू एकेडमी क्या घास छीलेंगी, फिर उर्दू एकेडमी का मकसद क्या रहेगा और ज़रूरत क्या रहेंगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप अपने तमाम तर जो भी आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहिए, मगर उसी कामों में एक काम को ये भी शामिल कर लीजिए कि आप उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल का फिक्र करें, उनका जायज़ा लें, उनका गार्जियन और उनके मसाइल को हल करने में स्कूल के मास्टर्स की भी मदद करें और स्कूल के बच्चे की भी। इन्हीं तमाम सवालों, सदमा, अफसोस और आंसुओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो दीजिए गालियाँ, दिल भर के गालियाँ दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ और सुनते हैं किसी और की गालियाँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।